तो गाइज़ आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे मर्केंटाइल लॉ। सो मर्केंटाइल लॉ के बारे में सर आप सब लोगों को ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिकली उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी जो सीए का फर्स्ट लेवल होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारा मर्केंटाइल लॉ होता है वो टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं आप लोगों को डेफिनेशन से लेके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सेकंड वी हैव इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि कब जब भी कोई हमें कोई दूसरी पार्टी ऑफ़र करती है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। देन वी विल जंप टू कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट वी विल जंप बैक टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट गाइज। सबसे पहले तो हम यूनिट 1 पे जाएंगे विच इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू स्टार्ट। सो गाइज द फर्स्ट थिंग इज मर्केंटाइल लॉ। आप देख सकते हैं कि मर्केंटाइल लॉ जो होता है इट मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच प्रिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्नेंस ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस एंड रिलेशंस बिटवीन बिजनेस पर्सन्स देमसेल्व्स। तो यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करिए कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस पर्सन्स देमसेल्व्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। साइमल्टेनियसली सेकेंड पार्ट पे आप लोग फोकस कर सकते हैं बिजनेस पर्सन्स एंड देयर कस्टमर्स, डीलर्स एंड सप्लायर्स एंड बिजनेस पर्सन्स एंड द स्टेट। इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। सो लेट अस गो टू द सेकेंड टॉपिक। ओके, सो गाइस सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर फोकस करिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो नोट्स में ये वाले पॉइंट ज़रूर डालिएगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ द फर्स्ट पॉइंट। मेड बिटवीन एटलीस्ट टू पार्टीज, मतलब मिनिमम पार्टीज शुड बी टू, by which rights are acquired by one and obligations created on part of other. If the party which had agreed to do something fails to do that, then the other party has remedy. अब गाइस सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, राइट। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फर्दर इसकी बाइफर्केशन क्या होती है। एक सेकंड होल्ड करिए। ओके गाइज, सो फ्रॉम हेयर वी कैन स्टार्ट ड्राइंग। सो गाइज सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन बहुत इजी है गाइज, आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम एक जगह की बात करते हैं, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में दो पार्टीज़ हैं, पार्टी नंबर ए एंड पार्टी नंबर बी। अब मान लीजिए कि पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी, ये दो पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती हैं। पार्टी नंबर ए के पास है मनी, मतलब पैसा है इनके पास, और पार्टी नंबर बी के पास है गुड्स। आप गुड्स में कुछ भी चीज़ सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वीट। सो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी इन दोनों ने डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि ए बी को हर महीने 300 रुपये देगा।
और बी ए को हर महीने 300 रुपये के बदले में 10 किलो वीट देगा। अब अगर तो ये वर्बली होता, वर्बली का मतलब गाइज क्या होता है हिंदी में, वर्बली का मतलब होता है कि अगर सिर्फ इन्होंने मुंह से बात की होती या सिर्फ और सिर्फ वर्बली बात की होती तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। बट जैसे ही इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट क्या होता है गाइज को आप जब अगर कोई आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं आपको लोगों को पता होगा कि एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्ट में जाता है और वहाँ से स्टैम्प पेपर मिलते हैं गाइज, स्टैम्प पेपर 10-15 रुपये 30 रुपये अलग अलग रेट होते हैं इसके। वो स्टैम्प पेपर जब वो कोर्ट से लेके आते हैं तो उसके ऊपर वो लिखा जाता है कि मैं हर महीने पार्टी नंबर बी से इतना गुड़ लिया करूँगा, 10 किलो वीट लिया करूँगा और हर महीने मैं पार्टी नंबर बी को 300 रुपये के हिसाब से पैसे दिया करूँगा और ये टोटल 12 महीने तक चलेगा, मतलब कि 1 साल तक चलेगा। और जब इसके ऊपर पार्टी नंबर ए ने अपने साइन कर दिए यहाँ पे और पार्टी नंबर बी ने अपने साइन कर दिए और यहाँ पे कोर्ट की स्टैंप लग गई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे कोर्ट की स्टैंप लग गई, तो उस केस में इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट गाइस, राइट। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं आपको थोड़ा इजी ढंग से समझा दूंगा। सॉरी मेरी ये पहली वीडियो है तो शायद आप कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, बट जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं कुछ साधन खरीद सकता हूँ ताकि मैं अच्छे ढंग से पढ़ा पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ये एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है गाइस। दूसरा पॉइंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि इसमें मिनिमम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो नोट्स बना रहे हैं वो लिखते रहे। थर्ड थिंग गाइस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें एक कंसीडरेशन होना ज़रूरी है। एक कंसीडरेशन नहीं बोलेंगे, कंसीडरेशन इज इंपॉर्टेंट। कंसीडरेशन के स्पेलिंग सब नोट डाउन कर लीजिए, CONSIDERA, ये ए है, TION। अब कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है गाइस, सब लोग लिख लें अपनी कॉपी में, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे 2 पार्टीज थी, पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर बी। पार्टी नंबर ए ने पार्टी नंबर बी को 300 रुपया दिया, तो वो 300 रुपया क्या हुआ, वो 300 रुपया हुआ गाइस कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब कि बी ए को गुड्स देगा और वो गुड्स क्या हुए, ए के लिए वो कंसीडरेशन हुई और बी के लिए कंसीडरेशन क्या हुई, पैसा। तो यहां पे हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, बी के लिए कंसीडरेशन हुई 300 रुपये, ए के लिए कंसीडरेशन हुआ वीट, यानी कि 10 kg वीट। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं गाइस जो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में पता लग जाएगा कि हाँ दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। और गाइस एक चीज़ याद रखना, गलती मत कर देना, जो बच्चे इसको देख रहे हैं या जो CPT का अटेम्प्ट देने वाले हैं या जो लॉ समझ रहे हैं, सॉरी गाइस इसको टाइम बहुत लगता है। अगर किसी को कुछ पता है जल्दी रब कैसे होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली चीज़ हमने समझ ली, 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ समझ ली कंसीडरेशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने समझ ली कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पेपर होना चाहिए। चौथी चीज़ हमने समझ ली कि कोर्ट की स्टैंप होनी चाहिए। तो गाइस इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब हम एक बार डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन पढ़िएगा इस सारे के सारे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। गाइस मैंने बोला था ना, इसको मार्क कर लो, एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ के साथ एनफोर्स होना चाहिए, मतलब कि लॉ का स्टैंप लगा होना चाहिए या इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंप लगा होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। मेड बिटवीन एटलीस्ट 2 पार्टीज बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन
एंड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड ऑन द पार्ट ऑफ अनदर। राइट का मतलब क्या है गाइस? राइट का मतलब ये है कि एक पार्टी ने राइट ले लिया। राइट क्या लिया? कि तुम मुझे 10 किलो वीट दोगे हर महीने, और ऑब्लिगेशन क्या पड़ गई कि उसको वीट देना पड़ेगा, हर महीने उसको वीट देना पड़ेगा। इफ द पार्टी which had agreed to do something fails to do that, then the other party has a remedy। यानी कि यहां पे दो पार्टी थी गाइस, समझिए बात को। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके। सो गाइस पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से देखना सबके सब। एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, डी एयरलाइन सेल्स अ टिकट ऑन 1 जनवरी टू एक्स। कैसे होता है? डी एयरलाइन सेल्स अ टिकट ऑन 1 जनवरी टू एक्स फॉर द जर्नी फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर ऑन 10 जनवरी। मतलब यहाँ से हमें चीज़ क्या पता लग रही है? एक एयरलाइन है, उन्होंने टिकट बेचा है 1 जनवरी को। एक पार्टी है एक्स, उसका नाम एक्स रख लेते हैं। फॉर द जर्नी, एक जर्नी है फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर की 10 जनवरी को। द एयरलाइन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू टेक एक्स फ्रॉम मुंबई टू 10 जनवरी। In case the airlines fail to fulfill its promise, X has a remedy against it. Thus, X has a right against the airlines to be taken from Mumbai to Bangalore 10 January. A corresponding duty is imposed on the airlines as there is a breach of promise by the promiser. The airlines, the other party of the contract, has a legal remedy. ठीक है जी। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं गाइस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये नीचे देखिएगा, मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ सबको। यहाँ पे एक एयरलाइंस है, एक एयरलाइंस है। एयरलाइंस का हम नाम रख लेते हैं इंडिगो। इंडिगो का नाम तो सबने सुना ही होगा, काफ़ी सेफेस्ट फ़्लाइट्स मानी जाती हैं इंडिया के अंदर खासकर, और सबसे चीपेस्ट भी हैं गाइस। ठीक है ना, अगर किसी को फ़्लाइट से जाना है तो इंडिगो इज़ द बेस्ट। तो गाइस देखो, ऐसा है कि इंडिगो एयरलाइन से एक पार्टी है, पार्टी का हम नाम रख लेते हैं आंचल। एक लड़की है आंचल, इसको बैंगलोर से दिल्ली की तरफ जाना है, यानी कि शी लिव्स इन बैंगलोर एंड शी नीड्स टू गो टू दिल्ली। अब क्या होगा, आंचल क्या करेगी, इंडिगो फ्लाइट्स के पास जाएगी और बोलेगी कि मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाना है, आज 9 तारीख हो रही है, मुझे कल जाना है यानी 10 को, तो मैं आपको इतने पैसे दे रही हूँ, आप मुझे टिकट दे दीजिए। अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हुई गाइस? कंसिडरेशन हुई पैसा जो कि आंचल से इंडिगो को गया, और आंचल के लिए कंसिडरेशन क्या हुई? टिकट जो कि इंडिगो से आंचल की तरफ पहुंची। अब यहाँ पे आप दोनों एक चीज़ नोटिस करिए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, दिस इज ऑल्सो अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, दोनों की दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है। पहली चीज़ हो गई एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको टिकट दे दी, तो इट्स एनफोर्स्ड बाय लॉ, प्लस शी हैज़ पेड दिस थिंग। अगर इंडिगो एयरलाइन 10 तारीख को आंचल को बैंगलोर से दिल्ली नहीं लेके जा पाती, तो आंचल कैन एक्सरसाइज सम रेमेडियल लॉज। या तो वो अपना पैसा रिफंड ले सकती है, प्लस अगर आंचल का कोई नुकसान हुआ है, जैसे पर्सनल नुकसान हुआ है या फैमिली कोई लॉस हुआ है, तो उस केस में ये इंडिगो एयरलाइन से हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट या किसी भी टाइप की चीज़ों का डिमांड कर सकती है। सो आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है। ठीक है, ब्रीच नहीं होना चाहिए। ब्रीच का मतलब होता है टूटना नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। गाइज ये चीज़ समझ लेना बस। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं अगले के लेक्चर में कवर अप करूँगा। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, टूटना नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ए और बी यानी कि इंडिगो एयरलाइन के अगर से तरफ से टूटता कॉन्ट्रैक्ट, तो आंचल रेमेडी ले सकती थी। रेमेडी लेने के लिए उसको गवर्नमेंट में जाना, उसको लॉ में जाना पड़ता, कोर्ट में जाना पड़ता। इंडिगो अगर आंचल तोड़ती, किसी भी टाइप का कोई पर्सनल लॉस कर देती फ्लाइट का, या कुछ वहाँ पे तोड़ देती है बैठ में, तो उस केस में इंडिगो एयरलाइन जो है
वो आंचल से रेमेडी लेगा। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करेगी कि आप लोगों के कमेंट्स क्या आते हैं। आई नो वीडियो बहुत ख़राब बना था, बट लेट अस सी कि अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स, तो मैं पूरा का पूरा PDF ख़त्म कर दूंगा गाइस। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट्स में प्लीज़ इस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय, सायोनारा।